हेलो दोस्तों, एजुकेशन ग्रुप 3.0 में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास में हम लोग पढ़ेंगे एसके झा सर का एनटीपीसी सीबीटी 2 का सेट नंबर 6 को। और दोस्तों, आपने अभी तक सेट नंबर 1 से लेकर 5 तक को नहीं देखा है तो जाइए चैनल के प्ले लिस्ट में, वहाँ से आपको सभी वीडियो मिल जाएंगे। और दोस्तों, आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना कुछ देरी किए। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, एक वर्गाकार लौह जिसका क्षेत्रफल 625 वर्ग मीटर है, उसकी आसन भुजाओं के समांतर बीचों बीच समरूप 4 मीटर की चौड़ाई का रास्ता है जो एक दूसरे को किसी बिंदु पर काटते हैं। तो रास्ते को छोड़कर लौन के शेष भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, यहाँ से एक तो कोई वर्गाकार लौन है, ऐसे बना लेते हैं। ये वर्गाकार एक तो लौन है जिसके बीचे बीच 4 मीटर का चौड़ा एक रास्ता बना हुआ है। ये हो गया बीचों बीच। ये हो गया इसका कितना, ये 4 मीटर का। यहाँ से भी हो जाएगा 4 मीटर और यहाँ से ये हो जाएगा 4 मीटर और यहाँ से भी ये हो जाएगा 4 मीटर और ये तो हो जाएगा 4 मीटर। ठीक है। और इस पूरे वर्ग का क्षेत्रफल जो दिया है, यानी कि एरिया जो दिया है वह दिया है 625 मीटर स्क्वायर। और हमसे पूछा गया है इस रास्ते को छोड़कर शेष बचे वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्योंकि इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल हमसे पूछा गया है। तो दोस्तों, यहाँ से हो जाएगा रास्ते को छोड़कर, रास्ते को छोड़कर शेष लॉन का क्षेत्रफल बराबर में अंडर रूट का, ये हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, कि वर्ग का एरिया, और माइनस को हो जाएगा इस रास्ते की चौड़ाई यानी कि W, और ये पूरे का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों लिख सकते हैं वर्ग का क्षेत्रफल कितना है, 625 मीटर स्क्वायर है। यहाँ से ये हो जाएगा 625 और ये माइनस का हो जाएगा रास्ते की चौड़ाई कितना है, यह है 4 मीटर। यहाँ से जाएगा 4 और ये पूरे का हो जाएगा स्क्वायर। तो 625 का वर्गमूल कितना होता है, यह होता है 25, क्योंकि 25 माइनस का ये हो जाएगा 4 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 25 में से 4 जाएगा 21 का स्क्वायर, इनकी यहाँ से हमारा आ जाएगा 441 मीटर स्क्वायर। इसलिए ऑप्शन हम लोग ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक निश्चित धनराशि का 5 वर्ष के लिए निश्चित दर से साधारण ब्याज पर निवेश किया गया। यदि वह 10% अधिक दर पर निवेश किया गया होता तो 2000 रुपया अधिक प्राप्त हुए होते। तो निवेश किया गया मूलधन क्या होगा। दोस्तों, यहाँ मान लेते कि मूलधन जो है वह P है, P मूलधन है 10% अधिक दर पर, यानी कि R प्लस का 10% और इंटू कितने टाइम पर, 5 टाइम के लिए, यानी कि 5 वर्षों के लिए, बटे में 100 और इन्हीं का अंतर दिया है, क्योंकि P इंटू का यहाँ से R कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा R इंटू का टाइम 5 और बटे में हो जाएगा ये 100, बराबर में हो जाएगा ये 2000 के, क्योंकि इन्हीं दो साधारण ब्याजों का अंतर जो दिया है वह दिया है 2000 रुपया। यहाँ से 100 एलसीएम हो जाएगा, 100 जब यहाँ से एलसीएम हो जाएगा यहाँ से हमारा आ जाएगा गुना होगा, तो ये हो जाएगा 5 PR प्लस का ये हो जाएगा 10 × 50 P और ये हो जाएगा माइनस का 5 PR बराबर का हो जाएगा ये 2000। ठीक है। यहाँ से माइनस 5 PR और प्लस का 5 PR ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से हमारा आ जाएगा 50P बटा में 100 बराबर में 2000। ये दोस्तों कट जाएगा 2 बार में, यहाँ से P बराबर में हमारा आ जाएगा ये 2, अगर इधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा गुना में, कि P बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 2000 इंटू का 2 यानी कि 4000 रुपया। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वृत्त की 2 जीवाएं AB और CD ई इस प्रकार का प्रतिच्छेद करती है जिससे ए बराबर में 2.4 सेंटीमीटर, बी बराबर में 3.2 सेंटीमीटर, सी बराबर में 1.6 सेंटीमीटर है, तो डी की लंबाई क्या है। कि कोई वृत्त है जिसमें कि 2 जीवाएं हैं, यहाँ से बना लेंगे, ये हो गया वृत्त जिसमें कि 2 जीवाएं हैं और वो काट रही है बिंदु ई पर। यहाँ से ये हो गया एक जीवा और ये हो गया दूसरी जीवा, ये हो गया ए बी जीवा, ये ए बी और ये सी डी जीवा। ठीक है। और ये काट रही है यहाँ पर, यानी कि इस बिंदु पर काट रही है ई बिंदु पर। ठीक है।
जिसमें कि दिया गया है ए बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ये दिया गया है 2.4 सेंटीमीटर। फिर दिया गया है बी बराबर में 3.2 सेंटीमीटर, 3.2 सेंटीमीटर ये दिया गया है। फिर आगे दिया गया सी बराबर में 1.6 सेंटीमीटर, ये दिया गया 1.6 सेंटीमीटर। डी की लंबाई पूछा, यानी कि इसका मान लेते कि ये है एक्स। तो दोस्तों जब वृत्त के अंदर दो जीवाएं जब बिंदु ई पे प्रतिच्छेद करती है तो ये हो जाती है ए इंटू का ए बी बराबर में हो जाता है सी इंटू का ए डी या डी। ठीक है, यहाँ से ए कितना है 2.4 है, यहाँ से हो जाएगा 2.4 इंटू का बी 3.2 बराबर में सी 1.6 इंटू का एक्स। ये दोस्तों कर जाएगा 16 दूनी 32, यहाँ से हो जाएगा 24 दूनी 48, यानी कि 4.8 बराबर में एक्स, यानी कि डी की लंबाई आ गया वो आ गया 4.8 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन हम लोग ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक विक्रेता एक घड़ी पर 5% की छूट देता है, यदि वह 7% की छूट दे तो उसे 15 रुपया कम का लाभ प्राप्त होता है, तो अंकित मूल्य कितना है। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि अंकित मूल्य यानी कि एमपी जो है वो है 100%, इसमें कि वह घड़ी का 5% छूट देता है। ठीक है, यदि वह 7% की छूट दे रहा है तो कितना रुपया कम कमा रहा है, वो कमा रहा है 15 रुपया कम लाभ प्राप्त कर रहा है। कि इन दोनों परसेंटों का अंतर दिया है 15 रुपया, तो ऐसे कितना हो जाएगा अंतर, 7 में से 5 जाए, यानी कि 2% का मान दिया है 15 रुपया, प्लस 1% बराबर में हो जाएगा 15/2। तो हम माना है कि अंकित मूल्य जो है वो है 100%, यहाँ 100% बराबर में हो जाएगा 15/2 इंटू का 100, ये कर जाएगा 50 बार में, ये हो जाएगा 15×5 = 75, यानी कि 750 रुपया जो है उस घड़ी का अंकित मूल्य है। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो व्यक्ति क्रमशः 2 किलोमीटर प्रति घंटा व 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसी दिशा में जा रहे हैं जिस दिशा में एक रेलगाड़ी जा रही है। यदि रेलगाड़ी इन्हें क्रमशः 9 सेकंड तथा 10 सेकंड में पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी। तो दोस्तों रेलगाड़ी जो पार करेगी व्यक्ति को वो अपने लंबाई के ही बराबर पार करेगी। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि ट्रेन की चाल जो है वह भी है, और व्यक्ति की चाल कितना दिया है, वह दिया है पहले 2 किलोमीटर प्रति घंटा, जिसको पार करने में उसको समय लग रहा है 9 सेकंड का। ठीक है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा 2 × 5/18, ये हो जाएगा 5/9 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा v माइनस का 5/9 बराबर में d, और बटे में हो जाएगा t कितना है 9 सेकेंड है। ठीक है, यहाँ से v बराबर में हो जाएगा d/9, और ये हो जाएगा माइनस, इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस, क्योंकि प्लस का 5/9, यहाँ से 9 एलसीएम हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा d + का 5। ठीक है, और दूसरी स्थिति में कितना है, ट्रेन की चाल माने है v और व्यक्ति की चाल है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको भी बदलेगा मीटर प्रति सेकंड में, लेकिन क्या करना पड़ेगा 4 गुने में 5/18 से गुना करना पड़ेगा, तो हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड में। तो ये जगह 2 दूनी 4 और ये 9 दूनी 18, यानी कि 5 × 10 में ये 9 मीटर प्रति सेकंड हो गया। यहाँ से रिलेटिव स्पीड हो जाएगा व्यक्ति और ट्रेन का, ये हो जाएगा v माइनस का 10/9 बराबर में हो जाएगा d, और बट्टे में t, यानी कि कितना समय में पार कर रही है, यह पार कर रही है 10 सेकंड में, कि बट्टे में हो जाएगा 10। यहाँ से दोस्तों v बराबर में आ जाएगा हमारा d/10, और ये माइनस इधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में, कि प्लस का 10/9, यहाँ से हमारा आ जाएगा ये एलसीएम हो जाएगा, तो हो जाएगा एलसीएम कितना दोस्तों, ये जो है 90, यहाँ से हो जाएगा ये 9d, और ये प्लस का हो जाएगा 10×100। यहाँ भी है ट्रेन की चाल और यहाँ भी है ट्रेन की चाल, तो दोनों ट्रेन की चाल आपस में बराबर हो जाएगी, क्योंकि यहाँ से हम लिख सकते हैं d प्लस का 5/9 बराबर में 9d प्लस का 100/90, तो दोस्तों कट जाएगा 10 बार में। ठीक है, 33 से गुना हो जाएगा, ये इधर से गुना हो जाएगा और ये इधर से गुना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा हमारा 10d प्लस का 10 × 50 बराबर में 9d प्लस का 100, तो 9d को इधर लेकर जाएंगे और 50 को उधर लेकर जाएंगे, ये हो जाएगा 10d माइनस का
9D बराबर में 100 माइनस का 50, ये हो जाएगा D बराबर में 50 मीटर। ठीक है, तो यही पूछा कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, तो रेलगाड़ी की लंबाई जो है वो 50 मीटर है, इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, दो संख्या का लघुत्तम समापवर्तक उनके महत्तम समापवर्तक का 15 गुना है तथा उनके लघुत्तम समापवर्तक एवं महत्तम समापवर्तक का योग 912 है। यदि उनमें से एक संख्या 171 है तो दूसरी संख्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि एलसीएम जो है, एलसीएम वह एचसीएफ का 15 गुना है, क्योंकि एचसीएफ का 15 गुना है। यहाँ से एलसीएम बटा में एचसीएफ बराबर में हो जाएगा 15 बटा में 1, ये हो गया अनुपात में। और इनका जो कितना दिया है, इनका जो दिया है 912, तो अनुपात में कितना जोग हो जाएगा, ये हो जाएगा 16, और 16 का मान दिया है 912, बस 1 बराबर में हो जाएगा 912 बटे में 16। तो दोस्तों इसको हम कटाते हैं, ये 4 चौक के 16, ये 4 दूनी 8, 1 4 दूनी 8, 3 और चौके 32, ये दोस्तों कट जाएगा 4 5 20, 2 और 7 चौक 28, एक का मान आ गया यहाँ से हमारा 57। ठीक है, यहाँ से एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम जो हो जाएगा वो हो जाएगा 15 इंटू का 57 और एचसीएफ हो जाएगा ये 57। ठीक है, यहाँ से कितना हो जाएगा एलसीएम, 15 7 105, यानी कि हो जाएगा 5 हासिल 10, 15 5 75 और 10 85, यानी कि 855 आ गया हमारा एलसीएम और एचसीएफ आ गया 57। और दोस्तों यहाँ से दिया है कि दूसरी संख्या क्या है, और पहली संख्या दिया है 171। तो हम लोग जानते हैं कि पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बराबर में होता है एलसीएम गुने एचसीएफ। यहाँ से हो जाएगा 171 गुने दूसरी संख्या बराबर में एलसीएम यानी कि 855 इंटू का हो जाएगा एचसीएफ यानी कि 57। ठीक है, ये हो जाएगा दोस्तों, ये 19 तिया 57 और ये 19 9 71 से, और ये कट जाएगा 3 3 के 9, और ये दोस्तों कट जाएगा 3 दूनी 6, 2 और 3 के 24, 1 3 5 15। दूसरी संख्या यहाँ से हमारा आ जाएगा, वो आ जाएगा 285, इसलिए ऑप्शन हम लोग ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, x प्लस 2y बराबर में 4 तथा 2x प्लस y बराबर में 4 से निरूपित रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या होगा, क्योंकि x और y का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से दिया है x प्लस का 2y का मान दिया है 4 और दूसरे का दिया है 2x प्लस का y बराबर में इसका मान दिया है 4। तो दोस्तों अगर यहाँ से x का मान ज्ञात करेंगे, यहाँ से y को हटाना पड़ेगा, किधर करते हैं 2 से गुना, ये पूरा हो जाएगा 2 से गुना, यहाँ से हमारा आ जाएगा x प्लस का 2y बराबर में 4 और ये 2 से गुना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 2y बराबर में 8। 3 दून को घटाएंगे तो जगह माइनस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा आ जाएगा माइनस का 3x बराबर में ये 8 में से 4 जाएगा यानी कि माइनस का 4, तो माइनस में माइनस कैंसिल आउट, x बराबर में आ गया हमारा 4 बटा में 3। ठीक है, और पहले समीकरण में x का मान रख देंगे, क्योंकि पहला कितना है, पहला है x प्लस का 2y बराबर में 4, तो x का मान ज्ञात किया है 4 बट्टा में 3, यहाँ से 4 बट्टा में 3 प्लस का 2y बराबर में 4, तो इसको इधर कर जाएंगे तो ये जगह माइनस में, यानी कि 2y बराबर हम लिख सकते हैं 4 माइनस का 4 बट्टा में 3, तो 3 एलसीएम यानी कि 4 आई 12 माइनस का 4 बट्टा में 3 यानी कि 8 बट्टा में 3, तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 2y बराबर में 8 बट्टा में 3, ये 2 चौके 8, यहाँ से हो जाएगा y बराबर में 4 बट्टा में 3, x का मान भी आ गया 4 बट्टा में 3 और y का मान भी आ गया 4 बट्टा में 3, इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, P और Q एक साथ काम 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। P अकेला यही काम 30 दिनों में करता है, Q अकेला इस काम को कितने दिनों में पूरा कर लेगा। कि P और Q साथ में मिलकर कर रहे हैं, तो ये कर रहे हैं 12 दिनों में, और यहाँ पर P अकेला इसी काम को कर दे रहा है 30 दिनों में। ठीक है, तो पहले इनका टोटल कार्य निकाल लेंगे, और टोटल कार्य निकालने के लिए इन दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा। यहाँ से टोटल वर्क बराबर में 12 और 30 का एलसीएम ये हो जाएगा एलसीएम 60, तो P और Q के दोनों का संयुक्त क्षमता आ जाएगा, वो हो जाएगा 5, और केवल P का क्षमता आ जाएगा 2। इसमें कि P कर रहा है
2 यूनिट, तो क्यू कितना करेगा, ये दोनों मिलकर कर रहे हैं 5 यूनिट, तो क्यू करेगा 3 यूनिट। तो हमसे पूछा गया कि क्यू अकेला इस काम को कितने समय में पूरा कर लेगा, तो क्यू कितना कर रहा है 3 यूनिट, लेकिन करना कितने इसको 60 यूनिट, तो एक बराबर में हो जाएगा ये 20 × 60, क्यू अकेला इस कार्य को पूरा कर लेगा 20 दिन में, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि अंडर रूट का 3844 का मान है 62, तो अंडर रूट का 38.44 प्लस का अंडर रूट का 0.3844 प्लस का अंडर रूट का 0.003844 प्लस का अंडर रूट का 0.0003844 का मान कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि अंडर रूट का 3844 का मान जो दिया है वह दिया है 62, ठीक है, और हमसे पूछा गया है कि अंडर रूट का 38.44 फिर प्लस का अंडर रूट का 0.3844 फिर प्लस का अंडर रूट का 0.003844 और फिर पूछा गया प्लस का अंडर रूट का 0. कितना जीरो है, यहाँ पर जीरो जो है वह है 4 जीरो, यानी कि 1 2 3 4 और फिर है 3844, ठीक है। तो वर्गमूल में जो भी संख्या रहता है तो दो दो के पेयर में निकलता है, दो जो संख्या रहेगा तो उसका हो जाएगा 1। 3844 है, यहाँ से 3844 का हो जाएगा 62, यहाँ पर 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ कितने अंक के बाद हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1 अंक के बाद दशमलव, जिसका मान जो हो जाएगा हो जाएगा 6.2 प्लस का ये कितना है 3844, इसका तो मान हो गया 62, लेकिन कितने अंक के बाद दशमलव है, ये 2 2 4 अंक के बाद, यहाँ से कितने अंक के बाद हो जाएगा 2 अंक के बाद दशमलव हो जाएगा 0.62 यहाँ से आ जाएगा, फिर यहाँ से प्लस का ये 62 3844 का और कितने अंक के बाद दशमलव है तो गिन लेते हैं 2 2 4 और 2 6, यानी कि 3 अंक के बाद दशमलव यहाँ पर होगा, यहाँ से हम लिखेंगे 0.062 क्योंकि 3 अंक के बाद यहाँ से दशमलव हो जा रहा है, फिर यहाँ से करेंगे प्लस का 3844 का हो जाएगा ये 62 और कितने अंक के बाद दशमलव है तो वह है 4 और 4 8, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 4 अंक के बाद दशमलव, यहाँ से हमारा हो जाएगा 0.0062, ठीक है। तो इन्हीं सभी को जोग करना है दोस्तों, यहाँ से हम करते हैं जोग 6.200, तो दोस्तों कोई परवाह नहीं पड़ेगा, फिर इसको लिखेंगे 0.6200, फिर लिखेंगे 0.0620, फिर इसको लिखेंगे 0.0062, तीन सभी का जोग करेंगे तो ये हो जाएगा 2, ये 6 2 8, ये 6 2 8, ये 6 2 8 और ये हो जाएगा 6, ये 6.8882, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है और उनका परिमाप 26 सेंटीमीटर हो तो उसकी लंबाई कितनी होगी। कि एक आयत की लंबाई जो है, लंबाई वह चौड़ाई से कितना है और चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, ठीक है। यहाँ से दिया है परिमाप 26 सेंटीमीटर, ये आयत का परिमाप जो होता है, परिमाप वो होता है 2 इंटू का लंबाई प्लस का चौड़ाई, ठीक है। तो परिमाप दिया है 26 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 2 इंटू लंबाई कितना है b प्लस 5 और ये हो जाएगा चौड़ाई, यहाँ से दोस्तों ये कर जाएगा 13 बार में, कि 13 बराबर में आ गया ये b या b यानी कि 2b प्लस का 5, ये 5 इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस में, कि 13 माइनस का 5 बराबर में 2b, यहाँ से हो जाएगा ये 8 बराबर में 2b, यहाँ से b बराबर में आ जाएगा हमारा 4 और पूछा गया है उसकी लंबाई कितनी है, यहाँ से चौड़ाई आ गया 4 सेंटीमीटर और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 5 सेंटीमीटर अधिक है, तो यहाँ से हो जाएगा 4 प्लस का 5, इनकी लंबाई हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 व्यक्ति साझेदार में 600 रुपया 800 रुपया तथा 1000 रुपये लगाते हैं, यदि 480 रुपये का मुनाफा हुआ तो पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा। इनके दोस्तों यहाँ से धन लग रहा है, इसको 600 अनुपात का 800 और अनुपात का 1000 का लग रहा है, ये 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट,
और ये 3 दूनी 6, 4 दूनी 8 और ये 5 दूनी 10। उनके लाभों का अनुपात आ गया 3:4:5। और वर्ष का अंत में कितना है, वो है 480 रुपये का मुनाफा होता है। कि इन तीनों का योग दिया है वो 480 रुपया दिया है। तो अनुपात में कितना योग हो जाएगा, 5 4 9 12, इनकी 12 हो गया अनुपात में, और रुपया में दिया है 480 रुपया। बस एक बराबर में हो जाएगा 40 रुपये, क्योंकि कट जाएगा बरचौक 48 बार में। तो पूछा है कि पहले व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो पहले व्यक्ति का अनुपात कितना है, 3 है। जैसे 3 बराबर में हो जाएगा 40 × का 3, यानी कि पहले व्यक्ति को मिलेगा 120 रुपया। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक नौका नदी के प्रतिकूल बहाव में प्रति घंटे 5 किलोमीटर की चाल से गई और नदी के अनुकूल बहाव में प्रति घंटे 6 किलोमीटर की चाल से वापस आई, तो उस नौका की औसत चाल किलोमीटर प्रति घंटा में कितनी है। धारा के प्रतिकूल x - y, नौका की चाल माइनस का हो जाएगा धारा की चाल। यहाँ से हो जाएगा x - y का मान जो दिया है वो दिया है 5 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की दिशा में, क्योंकि धारा के अनुकूल ये हो जाएगा x प्लस का y बराबर में इसका मान दिया है 6 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से दोस्तों इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2x बराबर में 6 5 11, यानी x बराबर यहाँ से आ जाएगा 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा। नौका की औसत चाल जो है वह 11/2 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 3 सिक्कों को उछाले जाते हैं तो कम से कम एक जीत आने की प्रायिकता कितनी होगी। तो दोस्तों यहाँ से 3 को सिक्का उछाला जाता है, यानी कि 3 सिक्का जब उछाला जाएगा तो घटना कितना हो जाएगा, घटना जो हो जाएगा वो हो जाएगा 2 के पावर 3, क्योंकि सिक्का में होता है एक हेड है और एक तो टेल, एक 2 के पावर 3 हो जाएगा टोटल घटना 8। यानी कि ये दोस्तों हो जाएगा घटना, या तो हेड आएगा तीनों पर, या तो तीनों पर टेल आएगा, ठीक है, या तो एक पर हेड आएगा और 2 पर टेल आ जाएगा, या दोनों पर हेड आ जाएगा या एक पर टेल आ जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों ऐसे ही करते करते 8 को घटना हो जाएगा। लेकिन हमसे पूछा गया कि कम से कम एक चित आने की प्रायिकता कितनी है। तो दोस्तों ऐसे अगर करके गिनेंगे तो एक चित आने की प्रायिकता मतलब कि एक चित जो हो जाएगा वो हो जाएगा आने की 7 को। यहाँ से लिखेंगे एक चित आने की प्रायिकता बराबर में जो हो जाएगा वो हो जाएगा, एक उचित आएगा उसकी संख्या हो जाएगा 7, और टोटल घटना कितना है वो है 8, यानी कि 7/8। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 2 2 3 4 5 5 7 8 के माध्य ज्ञात करें। क्या से माध्य बराबर में हो जाएगा, माध्य बराबर में टोटल परिणामों का योग। क्या हम लिख सकते हैं 2 प्लस का 3 प्लस का 4 प्लस का 5 प्लस का 5 प्लस का 7 प्लस का 8 और बटा में टोटल परिणामों की संख्या, यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8। यहाँ से हो जाएगा ये 2 2 4 3 7 7 4 11 11 5 16 16 5 21 21 7 28 28 और 8 36। क्या तो ये हो जाएगा 36/8। तो ये करेगा 4 दूनी 8 और ये 9 चौके 36। क्या से माध्य बराबर हमारा आ जाएगा 9/2 यानी कि 4.5। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि x + y बराबर में 7 और x² + y² में 25 है तो 1/x प्लस का 1/y का मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से दिया है x + y का मान वो दिया है 7 और x² प्लस का y² का मान जो दिया है वो दिया है 25। हमसे पूछा गया है 1/x प्लस का 1/y का मान ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से xy एलसीएम हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से हम लिख सकते हैं xy यहाँ से एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि xy जब एलसीएम हो जाएगा तो ये हो जाएगा y प्लस का x, यानी कि आपको ज्ञात करना है y प्लस x बटा में xy। लेकिन यहाँ पर x प्लस y बराबर 7 और x² प्लस का y² बराबर में 25। तो y का होल स्क्वायर इधर करते हैं और इधर करते हैं 7 का स्क्वायर, ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर, यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा x² प्लस का y² और प्लस का 2ab यानी कि 2xy और ये हो जाएगा 49, जिसमें कि x² प्लस y² का मान दिया है 25। यहाँ से हो जाएगा 25
प्लस का 2xy बराबर में 49। यहाँ से 2xy बराबर हम लिख सकते हैं, जो 25 इधर के जाएंगे तो हो जाएगा माइनस में, बराबर में हो जाएगा 49 माइनस का 25। यहाँ से 2xy बराबर में हो जाएगा 9 में से 5 जाएगा 4 और 4 में से 2 जाएगा 2, ये कट जाएगा 12 बार में, यानी कि xy बराबर में आ गया हमारे यहाँ से 12। और ज्ञात करना है y प्लस एक्स बटा में xy, तो x प्लस वाई कितना है 7, यानी कि यहाँ से हो जाएगा 7 बटा में xy का मान यहाँ से 12, यानी कि बट्टे में 12। इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक्स वाई तथा जेड त्रिभुज पी क्यू आर के भुजाओं के मध्य बिंदु है। यदि त्रिभुज एक्स वाई जेड का परिमाप 32 है तो त्रिभुज पी क्यू आर का परिमाप ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि एक्स वाई जेड जो है वो त्रिभुज पी क्यू आर के मध्य बिंदु है। त्रिभुज पी क्यू आर है, ये पी, ये क्यू और ये आर है, जिसमें कि एक्स और वाई जेड मध्य बिंदु है। तो मान लीजिए ये मध्य बिंदु है एक्स, यहाँ पर ये मध्य बिंदु है वाई और ये है मध्य बिंदु जेड। तो इन तीनों को अगर हम मिलाएंगे तो एक तो त्रिभुज का निर्माण हो गया, कि एक्स वाई जेड का निर्माण हो गया। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि मध्य बिंदु का जो परिमाप है, यानी कि एक्स वाई जेड का जो परिमाप है वो है 32 यूनिट। ठीक है, तब पूछा है पी क्यू आर का परिमाप क्या होगा। तो दोस्तों जो एक्स वाई और जेड जो है वो पी क्यू आर का मध्य बिंदु है। दोस्तों ये जब मध्य बिंदु हो जाएगा इस भुजा को भी बांटेगा आधा भाग में, इस भुजा को भी बांटेगा आधा भाग में और इस भुजा को बांटेगा आधा आधा भाग में। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज एक्स वाई जेड का जो परिमाप हो जाएगा वो त्रिभुज पी क्यू आर का आधा हो जाएगा। यहाँ से हो जाएगा 1/2 गुने त्रिभुज ए बी सी का परिमाप बराबर में ये हो जाएगा एक्स वाई जेड का परिमाप। ठीक है, यहाँ से एक्स वाई जेड का परिमाप कितना दिया है 32 दिया है, 1/2 इधर जाएगा तो हो जाएगा गुने में 2, यानी कि त्रिभुज ए बी सी का परिमाप यहाँ से आ गया हमारा, वो आ गया 32 दूनी 64। इसलिए ऑप्शन हम लोग डी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक व्यापारी के पास 50 किलो चीनी है, जिसमें से कुछ हिस्सा 8% लाभ पर बेचता है और शेष को 18% लाभ पर बेचता है। उसे पूरे सौदे पर 14% का लाभ हुआ है, तो 18% लाभ पर बेची गई चीनी की मात्रा कितनी है। यानी कि वह कुछ भाग पे बेच रहा है 8% लाभ पर, ठीक है, और शेष को बेच रहा है 18% के लाभ पर, और पूरे सौदे में इसको कितना परसेंट का लाभ होता है, वो होता है 14% का। यहाँ से हो जाए 14% का लाभ, ये हो जाएगा दोस्तों एलिगेशन मेथड से। यहाँ से हो जाएगा 18 में से 14 जाएगा, ये हो जाएगा 4%, और ये 14 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 6%। यहाँ से प्रतिशत कैंसिल आउट, और यहाँ से 2 दूनी 4 और यहाँ से 3 दूनी 6, यानी कि यहाँ से आ गया 2:3। और इन्हीं अनुपात का जो है टोटल जो वो कितना है चीनी की मात्रा शुरू में वो है 50 किलो, इनके यहाँ से हो जाएगा 50 किलो। तो अनुपात में कितना जो हो जाएगा, हो जाएगा 3 और 2 5, इनके 5 बराबर में हो जाएगा 50, 1 बराबर में हो जाएगा ये 10। तो पूछा गया है कि 18% लाभ पर चीनी की मात्रा कितनी है। तो 18% लाभ पर चीनी के अनुपात कितना है, वह है 3, कि 3 बराबर में हो जाएगा 10 गुने में 3, यानी कि 18% लाभ पर चीनी की मात्रा जो है वह है 30 kg। इसलिए ऑप्शन हम लोग ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है अंडर रूट का 1 माइनस कौसे बट्टा में 1 प्लस का कौसे का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि अंडर रूट का 1 माइनस कौसे और बट्टा में दिया 1 प्लस का कॉस ए। तो दोस्तों इसको हम बनाएंगे कुछ मान रखकर, यानी कि यहाँ से एक तो त्रिभुज बनाएंगे, समकोण त्रिभुज, जिसमें कि ये थीटा हो गया और ये हो गया ए बी सी, और इसको दोस्तों हम मान लेते हैं कि यह हो गया 3 4 5। ठीक है, क्योंकि ये 5 कौन हो गया तो लंब हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा आधार 4। तो दोस्तों यहाँ से करते हैं अगर हम कॉस ए बराबर में इनके आधार बट्टा में कौन कि 4 बट्टा में 5। यहाँ से अगर करते हैं हम 1 माइनस का 4 बट्टे में 5 और बट्टा में 1 प्लस का 4 बट्टे में 5 और सबका वर्गमूल, ये दोस्तों हो जाएगा 5 माइनस 4, इनकी 5 माइनस का 4 बट्टे में 5 और ये हो जाएगा 5 4 9 बट्टे में
5, ये अंडर रूट का। तो दोस्तों यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 में से आ जाएगा कि 1/5, ये हो जाएगा 9/5, ये अंडर रूट का। यहाँ से दोस्तों हम लिख सकते हैं 1/5 गुने का 5/9, ये 5 से 5 कैंसिल आउट, यहाँ से हमारा आ जाएगा अंडर रूट का 1/9, यानी कि 1/3। तो दोस्तों ऑप्शन में चेक करेंगे कौन सा जो है वो हमारा 1/3 दे रहा है। अगर ऑप्शन ए को चेक करते हैं तो ऑप्शन ए में कौशिक ए प्लस कॉट है, यानी कि कौशिक ए प्लस का कॉट है। तो कौशिक ए बराबर में होता है कर्ण बटा में लंब। यहाँ से ये हो जाएगा लंब और ये आधार और ये कर्ण। कर्ण हो जाएगा 5 और लंब हो जाएगा 3, यानी कि 5/3 प्लस के कोटे बराबर में आधार बटा में लंब, यानी कि आधार कितना है 4 है और ये 3 है कि 4/3। ठीक है, ये दोस्तों हो जाएगा 3 एलसीएम। यहाँ से हमारा आ जाएगा 5 4 9, यानी कि ये आ जा रहा है 3। ठीक है, फिर चलते हैं दोस्तों ऑप्शन बी में। तो ऑप्शन बी में अगर हम देखते हैं तो ऑप्शन बी में कौशिक ए माइनस का कॉट ए। तो कौशिक ए बराबर कितना है 5/3, यानी कि 5/3 और माइनस क्या हो जाएगा 4/3। यहाँ से 3 एलसीएम हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 माइनस का 4, यानी कि 1/3। इनके ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ये ऑप्शन बी जो है वो दे रहा है 1/3, इतना करने के बावजूद। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति के पास कुछ मुर्गियों और गाय हैं। यदि सिरों की संख्या 48 और पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि मुर्गी जो है, मुर्गी की संख्या जो है वह x है और गाय की संख्या जो है वो y है। यहाँ से दिया है कि यदि सिरों की संख्या 48 है, यानी कि x प्लस y की संख्या जो है वह 48 है, क्योंकि मुर्गी का एक ही सर होता है और गाय का भी एक ही सर होता है। फिर आगे बोला है कि यदि पैरों की संख्या 140 है तो मुर्गी की पैर कितना होता है वो 2 होता है, कि 2x प्लस का ये कितना होता है गाय का पैर होता है 4, यानी कि 2x प्लस का 4y का मान दिया है वह दिया है 140। तो हमसे पूछा गया कि मुर्गियों की संख्या कितनी है, कि x का मान ज्ञात करना है। तो दोस्तों यहाँ से y को हमको लोग को हटाना पड़ेगा। तो अगर इसमें हम 4 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 4x प्लस का 4y बराबर में 8 के 32 के 2 हासिल 3 4 को 16 और 3 19 192, और ये हो जाएगा 2x प्लस का 4y बराबर में 140। यहाँ से दोस्तों घटा देंगे, ये हो जाएगा माइनस माइनस माइनस, तो माइनस का 4y प्लस का 4y कैंसिल आउट। यहाँ से हो जाएगा 4x माइनस का 2x, यानी कि 2x बराबर में ये हो जाएगा 2 और ये 9 में से 4 जाएगा 5, यानी कि 52। यहाँ से x बराबर में आ जाएगा 26 दूनी 52, ये कट जाएगा। इनकी मुर्गियों की संख्या जो आ गया वो आ गया 26, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ से कोई ग्राफ दिया है जिसमें कि बोल रहा है 21 नंबर में कि वर्ष 2006 और 2007 के दौरान कंपनी के लाभ रुपया करोड़ में कितना अंतर है। तो दोस्तों पर यहाँ से 2006 में इसका लाभ ज्ञात कर लेंगे। तो 2006 में इसका कितना है व्यय, इसका व्यय जो है 2006 में देखने में आपको लग रहा है कि इसका है जो व्यय 2006 में वो है 60 है। ठीक है, और व्यय कितना है, तो व्यय जो है वो है लगभग का 35, यहाँ से ये हो जाएगा 35। यहाँ से दोस्तों कितना हो जाएगा 2006 में इसका लाभ हो जाएगा 35 5 40, 40 से 20 60, यानी कि 25। अब देखते हैं 2007 में लाभ, तो 2007 में कितना है व्यय, 2007 में जो व्यय है वो है 50। ठीक है, सॉरी आय है 50 और व्यय कितना है, व्यय जो है वह है 2007 में 40 का। इसका दोस्तों कितना हो जाएगा लाभ, इसका लाभ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 50 माइनस 40, यानी कि 10। इनके लाभों का अंतर पूछा है, तो लाभों का अंतर कितना हो जाएगा, लाभों का अंतर जो हो जाएगा वो 25 माइनस 10, यानी कि ये हो जाएगा 15 करोड़ रुपया। इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 22 नंबर में, ये 21 नंबर का हो गया। 22 नंबर में कि कितने वर्षों तक कंपनी की आय दिए गए वर्षों की औसत आय से कम थी। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से पहले हम लोग कंपनी का आय का औसत निकाल लेंगे। ये कंपनी के आय का औसत बराबर में हो जाएगा, वो हो जाएगा टोटल परिणामों का जो बटा में टोटल परिणामों की संख्या। तो दोस्तों 2005 में देखते हैं
तो 2005 में जो आय है वो है 40, और 2006 में कितना है, 2006 में है 60, और 2007 में कितना है, 2007 में है 50, 2008 में कितना है, ये है लगभग का 65, और प्लस का 2009 में कितना है, तो ये है 70। बट्टे में हो जाएगा टोटल परिणामों की संख्या 1 2 3 4 5, यहाँ से हो जाएगा बट्टा में 5, ये 40 60 100, ये 50 150 150 और 70, देखिए हो जाएगा 220 220 और 60 यानी कि 285। यहाँ से हमारा आ जाएगा 285 बट्टा में 5, ये कट जाएगा दोस्तों 5 25 3 7 5 35, कुछ का औसत है 57। अब तो दोस्तों यहाँ से सवाल पूछा गया है कि कितने वर्ष तक कंपनी का आय दिए गए वर्षों के औसत आय से कम था, कितने वर्षों में कंपनी का आय जो है वो 57 से कम है। तो दोस्तों देखते हैं, तो एक तो है 40 जो है वो 57 से कम है, यहाँ से ये हो जाएगा 1 वर्ष मिल गया हमारा। दूसरे काम देखते हैं, तो ये 60 और ये 57, यानी कि ये नहीं होगा। अगला में कि ये 50 और ये 57, यानी कि ये हो गया हमारा दूसरा का मिल गया, और तीसरे का में 65 और चौथा में 70, यानी कि हमारे वर्षों की संख्या जो आ जाएगा वो हो जाएगा 1 और 2, यानी कि 2, यानी कि 2 वर्ष ऐसा है जो औसत आय से भी कम है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है 23 नंबर हम बोल रहा है कि वर्ष 2007 से 2008 तक कंपनी के व्यय में वृद्धि का प्रतिशत क्या है। तो दोस्तों यहाँ से देखते हैं कि 2007 में जो व्यय है वो है 40, क्योंकि 2007 में जो व्यय है वह 40, लेकिन 2008 में देखते हैं हम व्यय, तो 2008 में जो व्यय है वह है 50, 2008 में का जो व्यय है वह है 50। तो वृद्धि पूछा है, तो कितना वृद्धि हो रहा है, 40 से 50 वृद्धि हो रहा है 10 का, यानी कि यहाँ से प्रतिशत वृद्धि बराबर में हो जाएगा 10, और किससे वृद्धि हो रहा है 40 लेंगे, 40 और गुने में ये हो जाएगा 100, तो ये एक दूसरे की कैंसिल, और ये 25 चौके 100, यानी कि यहाँ से प्रतिशत वृद्धि आ गया हमारा 25%, इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 6 का एलसीएम क्या होगा। तो दोस्तों फैक्टोरियल मतलब कि 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1, यानी कि 1 तक इसका गुणनखंड होगा। ऐसे दिया है फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फिर आगे दिया है फैक्टोरियल 5, तो इसका मान हो जाएगा 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। फिर दिया फैक्टोरियल 6, इसका कितना हो जाएगा मान दोस्तों, इसका मान हो जाएगा 6 गुने 5 गुने 4 गुने 3 गुने 2 गुने 1। इसका दोस्तों हो जाएगा 4 3 12, 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 4 का मान हो जाएगा 24, फैक्टोरियल 5 का ये हो जाएगा, यहाँ से जाएगा 24, 24 5 120। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया 120, 120 इंटू 6 यानी कि 720, इनके हमको ज्ञात करना है 24, 120 और 720 का एलसीएम। एलसीएम बराबर में हो जाएगा 24, 120 और 720 का एलसीएम, इसको दोस्तों निकाल लेंगे, ये कट जाएगा 2 से, ये हो जाएगा 12 दूनी 24, ये 60 दूनी 120, और ये हो जाएगा 360 दूनी 720। फिर 2 से कटाएंगे, 6 दूनी 12, 30 दूनी 60, और ये 18 दूनी 36। फिर 2 से कटाएंगे, ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 15 दूनी 30, और ये 90 दूनी 180। फिर 3 से जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 15, 30 तिहाई 90। फिर जाएगा दोस्तों 5 से 1 1, और ये 5 6 के 30, इनकी एलसीएम हमारा आ गया 2 दूनी 4 दूनी 8, 3 के 24, 5 120, 120 6 के 720, इनकी इन सभी का एलसीएम जो आ जाएगा वो आ जाएगा 720। इनकी 720 तो एलसीएम आ गया, तो 720 किसका मान है, तो 720 जो है और फैक्टोरियल 6 का मान है, यहाँ से हमारा जाएगा इन सभी का फैक्टोरियल 4 5 6 का एलसीएम फैक्टोरियल 6, इसलिए ऑप्शन नंबर डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है किसी परीक्षा में 40% अंक उत्तीर्णांक है, यानी पासिंग मार्क्स जो है वो 40% है। यदि किसी विद्यार्थी ने 175 अंक प्राप्त किया और 25 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया, यानी कि फेल हो गया, तो परीक्षा का कुल अंक कितना था। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं परीक्षा का कुल अंक जो था, परीक्षा का कुल अंक वो आता 100%, जिसमें कि एक विद्यार्थी 175 अंक प्राप्त करता है
और वो 25 अंकों से फेल हो जाता है। और यहाँ से दिया है पासिंग प्रतिशत, यहाँ से हो जाएगा प्लस का, अगर इसको 25 दे देंगे तो हो जाएगा पास, और इसी पासिंग मार्क्स का दिया है मान वो 40% दिया है। ठीक है, यहाँ से ये हो जाएगा 200 बराबर में 40%। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 1% बराबर में 200 बटा में 40, ये एक दूसरे को कैंसिल आउट, और ये 4 5 20, 1% का मान आ गया यहाँ से हमारा 5। तो कितना मान है परीक्षा का कुल अंक, वो मान है 100%। यहाँ से 100% बराबर में हो जाएगा 5 गुने में 100, यानी कि परीक्षा का कुल अंक जो है वो है 500। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि 2 के पावर a प्लस 3 के पावर b बराबर में 17 और 2 के पावर a प्लस 2 माइनस के 3 के पावर b प्लस 1 बराबर में 5 हो तो a और b का मान क्या होगा। तो दोस्तों इसको ऑप्शन से बनाएंगे, इनकी यहाँ से दिया है 2 के पावर a प्लस के 3 के पावर b बराबर में दिया है 17, और यहाँ पर दिया है 2 के पावर a प्लस के 2 और माइनस के 3 के पावर b प्लस का 1 बराबर में 5 दिया है। तो दोस्तों ऑप्शन अगर हम डी को देखते हैं तो ऑप्शन डी में ए बराबर में 3 और बी बराबर में है 2। यहाँ से मान भर देंगे, यहाँ से हो जाएगा 2 के पावर ए यानी कि 3 प्लस का 3 के पावर बी यानी कि 2 बराबर में आना चाहिए 17। तो ये जो 2 का क्यू यानी कि 8 प्लस का 3 का स्क्वायर 9 बराबर में 17, इनकी वेरीफाई कर जा रहा है। यहाँ से हो जाएगा 17 बराबर में 17। फिर आगे भी चेक कर लेते हैं, तो आगे है 2 के पावर a प्लस का 2 यानी कि 3 प्लस का 2, और ये हो जाएगा माइनस का 3 के पावर p प्लस 1 यानी कि 2 प्लस 1, और आना चाहिए 5। यहाँ से दोस्तों हो जाएगा 2 के पावर 3 है 2 5, और ये हो जाएगा माइनस का 3 के पावर 2 और 1 3 बराबर में 5। तो 2 के पावर 5 यानी कि ये हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, 32 माइनस का ये हो जाएगा 3 का क्यूब यानी कि 27 बराबर में 5। यहाँ से आ जाएगा 32 और 27 का अंतर 5 बराबर में 5। ऑप्शन नंबर डी हमारा संतुष्ट कर दे रहा है इसी समीकरण को, इसलिए ऑप्शन डी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि किसी कक्षा में 14 वर्ष के 5, 15 वर्ष के 7, 16 वर्ष के 7 और 18 वर्ष के 6 बच्चे हैं तो कक्षा में बच्चों की औसत आयु क्या होगा। क्या से दिया है 14 वर्ष के 5 गो व्यक्ति हैं, 14 वर्ष 16 वो है 5 गो, तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 14 इंटू का 5 यानी कि 70। फिर आगे बोल रहा है कि 15 वर्ष के 7 बच्चे हैं, 15 वर्ष के 7 बच्चे हैं, तो इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 इंटू का 15 यानी कि 7 5 35 की 105। ठीक है, फिर आगे बोल रहा है कि 16 वर्ष के 7 बच्चे हैं, 16 वर्ष वाले बच्चों जो है वो है 7, इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 16 गुने 7 यानी कि 7 6 42 के 2 हासिल 4 7 4 11 यानी कि 112। फिर आगे बोल रहा है कि 18 वर्ष के बच्चे जो है वो है 6, इसका जो कितना हो जाएगा, इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा 6 गुने में 18 यानी कि 8 6 48 के 8 4 6 4 10 यानी कि 108। तो पूछा है कि बच्चों की औसत आयु कितना होगी यानी कि कक्षों में, तो औसत आयु ज्ञात कर लेंगे। तो औसत आयु बराबर में हो जाएगा टोटल परिणामों का योग यानी कि 70 प्लस का 105 प्लस का 112 प्लस का 108। यहाँ से हो जाएगा 70 प्लस का 105 प्लस का 112 और प्लस का 108, और बटा में टोटल परिणामों की संख्या यहाँ पर कितने बच्चे हैं 5, ये 7 12 12 7 19 19 और 6 25, इनके बट्टे में हो जाएगा 25। यहाँ से आ जाएगा 8 2 10 10 5 15 15 के 5 हासिल 1 2 2 और 7 9, और ये हो जाएगा 1 2 3 के 395 बट्टा में हो जाएगा 25। तो ये कर जाएगा 5 25, और ये हो जाएगा 7 5 35 4 5 9 45। यहाँ से एक कर जाएगा 5 1 5 2 5 25 4 5 8 4 15.8 वर्ष, इसलिए ऑप्शन हम लोग डी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, समीकरण 2x² माइनस का 5x प्लस का 30 बराबर में 0 के मूल्य ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि समीकरण 2x²
2x² और माइनस का दिया है 5x प्लस का दिया है 30 बराबर में 0। तो दोस्तों यहाँ से मूल ज्ञात करने के लिए बोला है, तो पहले यहाँ पर निकालेंगे d कि d बराबर में होता है b² माइनस का 4ac, क्या हो जाएगा b यानी कि x का गुणांक तो हो जाएगा माइनस 5 का स्क्वायर माइनस का 4 इंटू a यानी कि x² का गुणांक 2 इंटू c यानी कि अचर पद 30, यहाँ से हो जाएगा 5 का स्क्वायर यानी कि 25 और ये हो जाएगा माइनस का 4 दूनी 8 और 8 के 24 यानी कि 240, यहाँ से हो जाएगा माइनस का ये 240 में से 25 जाएगा तो ये हो जाएगा 25 5 30 30 10 40 यानी कि 215 की आ गया हमारा माइनस में। यानी कि दोस्तों यहाँ से डी का मान जो आ गया वो डी का मान आ गया 0 से छोटा है, क्योंकि इसके मूल जो है वो मूल वास्तविक नहीं है। ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2000 रुपए की राशि किस चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2420 रुपया हो जाएगी। क्या से मिश्रण दिया है 2420 यानी कि अमाउंट दिया है 2420 रुपया, मूलधन दिया है कितना दोस्तों, ये दिया है 2000 रुपया और टाइम दिया है 2 वर्ष। यहाँ से हमसे पूछा गया है रेट कितना होगा। हम लोग जानते हैं कि मिश्रण बराबर में होता है, इनके 2420 बराबर में हो जाएगा मूलधन यानी कि 2000 इंटू का 1 प्लस आर बट्टे में 100 के पावर टी यानी कि 2। तो ये दोस्तों हो जाएगा इधर, ये हो जाएगा भागा में, क्योंकि 2420 भागा में हो जाएगा ये 2000 बराबर में हो जाएगा 1 प्लस का आर बट्टा में 100 के पावर 2। तो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा ये एक जो कैंसिल आउट और ये कट जाएगा 2 एकम 2 यानी कि 100 बार में, और ये कट जाएगा 2 एकम 2 2 दूनी 4 और 2 एकम 2 यानी कि यहाँ से हमारा आ जाएगा 121 बट्टा में 100 बराबर में 1 प्लस आर बट्टा में 100 के पावर 2। तो दोस्तों 2 को इधर लेकर आएंगे तो हो जाएगा वर्ग में, कि यहाँ से हो जाएगा अंडर रूट का 121 बट्टा में 100 बराबर में 1 प्लस आर बट्टा में 100। ठीक है, तो यहाँ से अंडर रूट 121 बट्टा में 100 है, यहाँ से 121 का वर्ग कितना होता है, यह होता है 11 और 100 का 10, 11 बट्टा में 10 बराबर हम लिख सकते हैं 1 प्लस आर बट्टा में 100। तो एक को इधर कराएंगे तो ये हो जाएगा 11 बट्टा में 10 माइनस का 1 बराबर में आर बट्टा में 100। तो ये दोस्तों एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि 1 बट्टा में 10 यहाँ से आ जाएगा और बराबर में हो जाएगा आर बट्टा में 100। तो ये 10 में 10 कैंसिल आउट, क्योंकि आर बराबर यहाँ से हमारा आ जाएगा 10%। इसलिए ऑप्शन हम लोग बी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है एक बेईमान व्यापारी अपना माल क्रय मूल्य पर ही बेचता है, फिर भी कम तौल कर वह 25% का लाभ अर्जित करता है, तो 1 किलो की जगह पर वह कितना तौलता है। तो दोस्तों यहाँ पर 1000 का वाट होता है, वो कितना तौल रहा है यहीं पर, यही हमको ज्ञात करना है। तो दोस्तों कितना का लाभ कमा रहा है, 25% का लाभ प्राप्त कर रहा है, इनको बेच रहा है 1000 पर और इस पर भी 25% का लाभ कमा रहा है, वो कम तौल कर। 1000 का 25% निकाल लेंगे कि 1000 का 25% निकालेंगे, ये हो जाएगा 1 जो से 2 जो से 2 कैंसिल आउट, ये हो जाएगा 250। इनको कितना कम तौल रहा है, वो तौल रहा है 1000 से 250 कम, यानी कि ये तौल रहा है कम, यानी कि 100 ग्राम कम करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 750, यानी कि 1 kg का स्थान पर वो 750 ग्राम वजन का प्रयोग कर रहा है। इसलिए ऑप्शन हम लोग ए को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों जो आंसर दिया है किताब में वो दिया है 800 ग्राम। तो दोस्तों यहाँ पर आप लोग चेक कर लीजिएगा कि सही है या गलत है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 2 रेलगाड़ी एक ही समय में क्रमशः अलीगढ़ तथा दिल्ली से एक दूसरे की ओर 16 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चली। जब ये मिलती है तो पता चला कि एक रेलगाड़ी ने दूसरी से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय की है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी कितनी है। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ से दिया है 2 रेलगाड़ियों का चाल, इनकी चालों का दिया है जो वो दिया है 16 और 21। तो दोस्तों हम जानते हैं कि चाल बराबर में होता है दूरी बट्टा में समय। ठीक है, यहाँ से दूरी बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा चाल गुने में समय। यहाँ से दूरी का निकालेंगे अनुपात, ये हो जाएगा b यानी कि b1 इंटू टी। तो टी कितना है, टी इसको रख देते हैं और अनुपात को हो जाएगा ये b यानी कि 21 इंटू टी, यानी कि इसको भी रखते हैं टी, क्योंकि दोनों एक ही समय पर चलती है। यहाँ से टी कैंसिल आउट, यानी कि यहाँ से दूरी का अनुपात आ गया वो अगर 16 अनुपात 21। ठीक है,
इसमें के बोला है कि जब ये मिलती है तो पता चलता है कि एक रेलगाड़ी ने दूसरे से 60 किलोमीटर अधिक दूरी तय किया है, क्योंकि इन दोनों का अंतर जो दिया है वो दिया है 60 किलोमीटर। तो अनुपात में कितना अंतर है, इन अनुपात में अंतर जो है वो है 5, और प्रश्न में कितना दिया है 60। यहाँ से 1 बराबर में हो जाएगा 12, यहाँ से इसका दोस्तों हो जाएगा कितना, यहाँ से यह दूरी हो जाएगा 192 और यह हो जाएगा 12 के 2 हासिल 1 12 24 और 1 25 252। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दूरी का अनुपात आ गया। हम निकालते हैं टाइम का अनुपात। तो टाइम का अनुपात जो होता है इनकी v बराबर में होता है d बटा में t, t बराबर में हो जाएगा d बटा में v। ठीक है, जैसे दूरी आ गया 192 और चाल कितना है, पहले की चाल है 16 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो जाएगा अनुपात का, ये है कितना d 252 और चाल कितना है 21 किलोमीटर प्रति घंटा। यहाँ से ये दोस्तों कट जाएगा 12 बार में और ये भी कट जाएगा ये 12 बार में। ये दोनों का समय आ गया यहाँ से इक्वल, यानी कि टाइम का आ गया वो आ गया 12 अनुपात का 12, दोनों का टाइम लग रहा है 12 घंटा। ठीक है, तो अब बोला है कि इसका दूरी कितना होगा, दोनों स्टेशनों के बीच की दूरी। तो दोनों रेलगाड़ी के चालक का कितना है, वो है 16 और 21 है, यानी कि यहाँ से चाल जो हो जाएगा रिलेटिव स्पीड ये हो जाएगा 16 प्लस का 21, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत की ओर चल रही है। ये हो जाएगा 16 प्लस का 21 यानी कि ये हो जाएगा 35। ठीक है, और यहाँ से टाइम कितना गया है, टाइम आ गया है 12 घंटा। यहाँ से डिस्टेंस बराबर में हो जाएगा b इंटू का t यानी कि 37 इंटू का 12, यहाँ से डिस्टेंस आ जाएगा 444 किलोमीटर। इसलिए ऑप्शन हम लोग सी को टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक सीढ़ी एक दीवार पर 15 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है, सीढ़ी का पाद दीवार से 8 मीटर दूर है, तो सीढ़ी की लंबाई क्या होगी। ठीक है दोस्तों, यहाँ से दिया है कि एक सीढ़ी एक दीवार पर 15 मीटर ऊंचाई तक पहुंचती है। ये दीवार हो गया और ये सीढ़ी हो गया, क्योंकि दीवार की ऊंचाई कितना मीटर तक पहुंचती है, वो 15 मीटर तक पहुंचती है। ठीक है, और सीढ़ी का पाद दीवार से 8 मीटर दूर है, ये दूरी दिया है 8 मीटर का। ठीक है, हमसे पूछा गया है कि सीढ़ी की लंबाई क्या होगी, यानी कि ये वाला भाग क्या होगा। तो दोस्तों हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज का ट्रिपलेट जो होता है वो 8, 15 और 17 होता है, 8, 15 और 17 होता है। ऐसे दिया है 8 और 15 दिया है, क्या मिसिंग है, वो मिसिंग है 17। सीढ़ी की लंबाई जो हो जाएगा, सीढ़ी की लंबाई वो जगह 17 मीटर, इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, 7400 रुपए को रवि, रामू और रुपेश में क्रमशः 3:5, 5:12 के अनुपात में बांटा गया, तो रवि का हिस्सा कितना होगा। इनके भागों का अनुपात कितना दिया है, वह दिया है 3:5:12 दिया गया है, और इन्हीं तीनों का राशि का कितना योग है, वो है 7400 रुपए। ठीक है, तो अनुपात में कितना योग हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, 5, 17 और 3, 20, क्योंकि 20 बराबर में दिया है 7400, तो 1 बराबर में हो जाएगा, 1 से कैंसिल आउट, और ये 3 दूनी 6 और ये 7 दूनी 14 की 370। तो पूछा क्या है, पूछा गया कि रवि का हिस्सा कितना है, तो रवि का अनुपात में कितना है, वो है 3, 3 बराबर में हो जाएगा 370 इंटू का 3, यानी कि ये हो जाएगा 0, 17, 21 के 1 हासिल 2, 3 9 और 2 1110 रुपया जो है वो रवि का हिस्सा है। इसलिए ऑप्शन नंबर सी को हम लोग टिक करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, यदि tan थीटा बराबर में 5/6 है तो 12 sin थीटा माइनस का 5 cos थीटा बटा में 12 sin थीटा प्लस का 5 cos थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से दिया है कि tan थीटा बराबर में वो दिया है 5/6, तो tan थीटा बराबर में होता है sin थीटा बटे में cos थीटा, और इसी का मान दिया 5/6, और हमसे पूछा गया है कि 12 sin थीटा माइनस का 5 cos थीटा और बटे में 12 sin थीटा और प्लस का 5 cos थीटा का मान क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से कंपेयर करेंगे, sin थीटा का मान हो जाएगा 5 और cos थीटा का मान हो जाएगा 6। यहाँ से हमारा आ जाएगा 12 इंटू साइन थीटा का मान 5 और माइनस का 5 इंटू का cos थीटा का मान 6। तो यहाँ पर हो जाएगा 12 गुने में 5 प्लस का 5 गुने में 6, तो ये हो जाएगा 12 5 60 माइनस का 5 6 30, और यहाँ पर जाएगा 60 प्लस का 30, इनके यहाँ से आ जाएगा 30/90, ये कर जाएगा 1/6
3 यहाँ से उत्तर आ जाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात 3:2 है। यदि 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी तो जय की वर्तमान आयु क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ से मान लेते हैं कि रवि और जय की वर्तमान आयु का अनुपात जो है वो 3:2 है, यानी कि 3x और 2x है। ठीक है, जिसमें कि यदि 4 वर्ष पूर्व है, यहाँ से हो जाएगा 3x माइनस का 4 और ये हो जाएगा 2x माइनस का 4। 4 वर्ष पूर्व रवि की आयु जो है, रवि की आयु जो है और जय की आयु से 6 वर्ष अधिक थी, क्योंकि इसके 4 वर्ष पूर्व से 6 वर्ष अधिक थी। ये हो जाएगा 3x माइनस का 4 बराबर में 2x माइनस का 4 प्लस का 6। तो x को इधर का आएंगे और संख्या को इधर का जाएंगे, तो ये हो जाएगा 3x माइनस का 2x बराबर में माइनस का 4 प्लस का 6 और ये प्लस का 4 से 6 4 10, 10 में से 4 जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा 6। यहाँ से x बराबर में आ गया 6। तो पूछा क्या है, पूछा है कि जय की वर्तमान आयु क्या है। तो वर्तमान आयु कितने माने हैं, 2x, जैसे 2 गुने में 6, यानी कि जय की वर्तमान आयु जो है वो है 12 वर्ष। इसलिए ऑप्शन नंबर ए को हम लोग टिक करेंगे। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का ये वीडियो क्लास आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों आपने अभी तक एजुकेशन ग्रुप 3.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और फिर मिलते हैं अगले सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।